बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 9 मई के एक और मुकदमे में यास्मीन राशिद साहिबा को, उमर चीमा साहब को और एजाज चौधरी, उनके अलावा मियाँ महमूद रशीद, इन तमाम लोगों को 10-10 साल की सज़ा मज़ीद सुना दी गई है। यानी आप देखें पाकिस्तान में किस तरीके से इंसाफ हो रहा है कि एक ही शख्स या एक ही खातून एक वक्त में अलग अलग मुकदमों में गिरफ़्तार की जाती हैं और पाकिस्तान की रियासत उन्हें सज़ा देती है सिर्फ इस ज़िद में कि हमने इन्हें शिकस्त देनी है। यानी पाकिस्तान के इदारों का एक पॉलिटिकल पार्टी से लड़ना बनता है। पॉलिटिकल पार्टी को अवाम ताकत देते हैं और अवाम उसे बनाती है, जबकि इदारों को अवाम तनख्वाह देते हैं जिस पे इदारे या उसमें काम करने वाले लोग पलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मौजूद रहती हैं। यहाँ पे दुनिया में 100-100 साल, 200 साल, इससे ज़्यादा टाइम की भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काम कर रही हैं, जबकि जो आदमी हैं वो इदारों में आते हैं और फिर चले जाते हैं। इदारे बनते भी हैं, ख़त्म भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत को पूरी तरह कंट्रोल किया गया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से, और अब वो लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है? यानी यास्मीन राशिद आपको दहशतगर्द लगती हैं, कभी सोचिए, या एजाज चौधरी जो इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है अपनी सेहत के हवाले से, क्या वो एक दहशतगर्द हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस में बरी किया गया, और वो इसलिए भी करते हैं कि लगे कि जनाब हम बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, हालांकि ये सारे एक तरह से बेगुनाह हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हर केस के अंदर अगर बाइज्जत बरी होते चले जा रहे हैं तो फिर उन्हें जेल में क्यों रखा हुआ है? आपको याद होगा कि अगस्त 2023 में शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया था। मैंने उनकी गिरफ्तारी नहीं देखी, उस वक्त मैं खुद जबरी तौर पर लापता था। तो जब शाह महमूद कुरैशी साहब को अगस्त 2023 से लेकर अब तक गिरफ्तार रखा गया तो किस मुकदमे में रखा गया? हर जगह पे तो वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं, हर जगह पे तो उनको छोड़ा जा रहा है। एक दिन उनको बाकायदा बेल भी मिल जाती है, फिर भी उनको नहीं छोड़ा जाता। तो एक जुल्म और ज़्यादती की दास्तान है जो पाकिस्तान में लिखी जा रही है। और जो लोग कहते हैं कि बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई रिलीफ मिलने वाला, कोई चक्कर नहीं है। ये काम है सारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। मैं आपको लिख कर देता हूं कि किसी सियासतदान में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो दूसरे सियासतदान के साथ इस लेवल का जुल्म और ज्यादती करे, क्योंकि हर सियासतदान ये जानता है कि कल को मेरी बारी खत्म होगी और इसकी बारी आ जाएगी। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है, जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हमारी बारी हमेशा रहेगी, हम हमेशा इक्तदार में और ताकत में रहेंगे, हमसे कोई इक्तदार और ताकत नहीं छीन सकता। और पाकिस्तान के 70 साल इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब ये सियासतदानों पे मुनहसर है कि उन्होंने बारी बारी मार खानी है या मिलकर इस अफरियत को किसी पिंजरे में बंद करना है। यानी मैं सियासतदानों को भी ये कहता हूँ, सहाफ़ियों को भी कहता हूँ, जजेस को भी कहता हूँ, वकला को भी कहता हूँ, सिविल सोसाइटी को भी कहता हूँ, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान में ज़ी शऊर हैं उन सबको मैं ये कहता हूँ, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कि बारी बारी सबकी बारी, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये सबको मारेंगे। जब तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कमबख्ती नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बारी नहीं आएगी, तब तक हर पाकिस्तान की बारी आएगी, हर पाकिस्तानी की बारी आएगी। याद रखिएगा, या तो आप इनके खिलाफ खड़े हो या फिर आप इंतज़ार करें अपनी बारी का, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन चोरी हो गया ना, अब कश्मीर में वो कुछ हो रहा है। कश्मीर में जो भी हो रहा है, एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, एक आधा आदमी कोई सख्त जुमला बोल देता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कश्मीर के अंदर कोई जज्बाती नौजवान कोई बात कर देता है, यानी जिसके घर के अंदर लाश पड़ी हुई होगी, जिसके दोस्त को या किसी अजीज़ को आप मार देंगे, या आप उसे ज़ख्मी कर देंगे अस्पताल के अंदर, या आप टॉर्चर करेंगे, या आप उसी को ज़ख्मी कर देंगे, वो आदमी मुंह से उसके फूल तो नहीं झड़ेंगे ना भाई। लोगों को गुस्सा आता है, लोग रिएक्शन देते हैं। आपने, हुकूमत ने तदब्बुर का, समझदारी का मुजाहरा करना होता है, लेकिन यहां पे उल्टा काम चल रहा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक जुमले की तलाश में रहती है, जैसे ही कोई एक जुमला कहीं से मिलता है प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म कर देते हैं। तो फिर मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं देखूं कश्मीरी वाकई पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, क्या वाकई कश्मीरी पाकिस्तान के या पाकिस्तान के इदारों के दुश्मन हो गए हैं, क्या वाकई वो पाकिस्तानी अवाम से नफरत करते हैं, और ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है शर पसंद है, ये वो, ये कौन लोग हैं जो इकट्ठे हो गए हैं? तो मैंने वहां पे एक बड़ा मेहरबान है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने इस माहौल में भी जाके वहाँ पे काम किया, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे ये फुटेज भिजवाई, ये गुमनाम आदमी है, इसका बहुत शुक्रिया। एक दिन आएगा कि मैं सबके सामने भी बताने के काबिल होऊंगा कि ये शख्स है, लेकिन मैं अभी उसकी जान को ख़तरे में नहीं डाल सकता। बहरहाल देखिए कि कश्मीरी जो एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त, वो क्या कहते हैं इस प्रोपेगेंडा के बारे में। मैं आम कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ,
ये सुनिए जरा आप। जो यहाँ पे मुजाहिरीन बैठे हुए, ये नहते खुले आसमान तले जो है वो बैठे हुए हैं। रात को वो सोते हैं तो सुबह उठ के पता लगता है कि पूरी कश्मीरी कौम दहशत गर्द है। हम किसी पाकिस्तानी के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के मेहनत कश मजदूर हम ये समझते हैं कि वो हमसे ज्यादा मजलूम है, वो भी हमारी इस लड़ाई के अंदर शामिल है। हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। हमें जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर करके हमारे निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई गई और इससे वाज़हतन पता चलता है कि कौन किसके खिलाफ है। और पाकिस्तान कल भी हमारा भाई था और आज भी हमारा भाई है, ठीक है। और ये लोग जो हैं बीच में से आके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वतन के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो अगर हमें कोई भी वतन कहता है कि ये गद्दार है, तो इंशाल्लाह हम ये गद्दारी नस्लों तक हम करेंगे। किसी बंदे को कोई असला नहीं है, कोई वेपन तो बगैर आसा न तो लोग बल्कि असा को बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं असा को, ठीक है। तो पाकिस्तान ने जो फोर्सिस आई ने था दहशतगर्दी तो उन्होंने तरफ होनी पी है। असा तो पुरअमन लोग हाँ बिल्कुल। यहाँ के अवाम रियासत पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की तमाम अवाम को हम अपना भाई समझते हैं, हम उनके दुख दर्द के शरीक हैं, वो हमारे दुख दर्द में हमारे शरीक बने, हम उनसे यही मुतालबा करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने गलत रंग देकर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की आवाम को लड़ाने की एक दीवानी साजिश की है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये हमारी तहरीक ये आज भी जारी है और कल हमारे बुनियादी हकूक मिलने तक ये हमारी तहरीक जारी रहेगी। पाकिस्तानी हमारे पहले भी भाई थे, आज भी हमारे भाई हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारे हुकूक जो हमारी डिमांड है वो अपनी गवर्नमेंट से है और हमारी लड़ाई उनके साथ ही है। रोज की बुनियाद पे लोग शहीद हुए हैं, लोगों को जख्मी किया गया है। इस चीज़ के खिलाफ लोग निकलें, हमारा साथ दें, हमारी आवाज़। जो अवाम है कश्मीर के, वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अवाम को अपना भाई समझते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो लूट मार के इस निज़ाम के खिलाफ है। आवाम के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है यार। लड़ाई जो होती है वो हमेशा हुक्मरानों के साथ होती है। आवाम के साथ हमारी क्या लड़ाई है? आवाम अपने हकूक़ के लिए निकली है और इंशाअल्लाह आखिरी जद्दोजहद तक हम सड़कों पे ही मौजूद है। ना पाकिस्तान के किसी इदारे से, ना किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी है, ना कोई जंग है, ना हम किसी के खिलाफ हैं। हम लोग एक हैं, हम मुसलमान हैं और मुसलमान ही मुसलमान को आके मार रहे हैं और यहाँ नहते लोगों पे गोलियां चलाई जा रही हैं। खुदा आप लोग भी हमारी आवाज़ दें। तो नादरीन, आपने आम कश्मीरियों की बात सुनी। आम आदमी की बात वैसे कौन सुनता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का आम आदमी के बारे में रवैया इंतहाई तज़हीक आमेज़ है। वो बहुत बदतमीजी करते हैं, आम आदमी को ब्लडी सिविलियन वो कहते हैं और उसे समझते ही कुछ नहीं है। यानी हाई ऑक्टेन जो है वो अमीर आदमी का फ्यूल है, उसके ऊपर लेवी पता कितनी कम की है? 214 रुपये उसके ऊपर लेवी कम कर दी है। यानी उसको कितना बड़ा रिलीफ दिया है इन्होंने कि जनाब लेवी 214 रुपये कम कर दी हाई ऑक्टेन के ऊपर। जहाज का जो पेट्रोल है वो सस्ता किया, आम आदमी का पेट्रोल महंगा किया। ये पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ अफेयर्स है। गवर्नमेंट इस तरीके से चल रही है और ये टाउट हमें समझाते कि हैं और बयानियां किस तरह बनाते हैं कि जनाब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल अब भी अमेरिका से, बरतानिया से, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से सस्ता है, वहां पे पेट्रोल ज्यादा महंगा बिकता है। और भाई वहां पे आपने अफोर्डेबिलिटी भी देखनी होती है। एक तो आपने ये देखना होता है वो कितनी दूर से खरीद कर ले जा रहे हैं, फिर आपने ये देखना होता है कि उनके लोगों की फीकस आमदन कितनी है। जितना पैसा एक पाकिस्तानी पूरे महीने में नहीं बना सकता, उतना पैसा यहां पे बरतानिया में एक आम आदमी, एक मजदूर जो है वो 4 या 6 घंटे काम करके बना लेता है। अगर बरतानिया में 500 रुपए लीटर या इसके आसपास कहीं पे पेट्रोल की कीमत है या डीजल की कीमत है तो पाकिस्तान से तो ज्यादा ही है। लेकिन सेम टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि एक बरतानिया के अंदर रहने वाला शख्स 5 से 6 हजार रुपए पाकिस्तानी एक घंटे में कमा लेता है पाकिस्तान में किसी की इतनी कमाई? यहां पे तो लोग 2-3 दिन काम ही नहीं करते, जुमे वाले दिन जल्दी चले जाते हैं, हफ्ते एतवार को काम ही नहीं करते, वो पैसे खर्च करते हैं। इनकी इतनी ज्यादा कमाई है, पेट्रोल का खर्चा इनका तो इनको लगता ही नहीं है क्योंकि इनकी कमाई बहुत ज्यादा है। जब आपकी इनकम ज्यादा होती है तो फिर खर्चों की आपको परवाह नहीं होती। अगर आपने पाकिस्तान में लोगों के ऊपर महंगाई का जिन मुसल्लत करना है तो करें, जितना मर्जी करें, लेकिन लोगों की आमदन बढ़ाएं। आमदन बढ़ाने का कोई किसी किस्म का बंदोबस्त नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर लोग ज्यादा इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। नादरीन, ख्वाजा आसिफ की भांजी जो है शजा फातिमा, उसके कारनामे ने कमाल कर दिया। पाकिस्तान में हर तरफ रोला पड़ गया। शजा फातिमा ने कार्रवाई ये डाली, अजीबोगरीबी बिल पास करवा दिया पकड़ के, और ये जनाब पहुंच गया सेनेट में। अब मैं हैरान हूं, इस किस्म के नालायक लोग फॉर्म 47 पे इकट्ठे करके जर्नैलों ने पहुंचा दिए हैं असेंबली के अंदर कि किसी को ख्याल ही नहीं आया कि वो क्या चीज पास कर रहे हैं या किसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, इनकी एक भांजी है
शिजा फातिमा, उसको भी लगाया हुआ है यहाँ पे मिनिस्टर आईटी का, और आईटी का कोई तजर्बा नहीं है। आईटी वो शोबा है जिसमें इंडिया इतना पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है अपने नौजवानों के जरिए से हर महीने, जितना पैसा पाकिस्तान पूरे साल में नहीं कमा सकता, अपनी टोटल एक्सपोर्ट के साथ भी नहीं कमा सकता। वो अरबों डॉलर इकट्ठे करके अपने मुल्क में ले जाते हैं आईटी के जरिए से, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल्स को लगाया। हमने किसको लगा दिया? शिजा फातिमा को। इनका कोई आईटी का एक्सपीरियंस नहीं है, चुप के ला देता, लो जी ये काम करेगी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की भांजी है। खुश करो ख्वाजा आसिफ को भी और उसकी भांजी को भी। उसने बिल किस तरह का पास करवा दिया, यानी बिल की साथ ही साथ ही मैं आपको बात बताऊं तो पीटीए का जो चेयरमैन है ना, वो एक रिटायर्ड जर्नैल है। जैसे बाकी इदारों में रिटायर्ड जर्नैल बैठे हुए ना, वहां पे पीटीए के अंदर भी एक जर्नैल बिठाया हुआ है, जनरल हफीज। अब उसको ये इख्तियार दे दिया गया इस जर्नैल को कि वो अपने ये जो टेलीकम्युनिकेशन इसके पास महकमा है, उसमें जितनी कंपनीज काम करती हैं नीचे, जो टैक्स देती हैं, इसके जरिए असर भी आती है ना, उनके जरिए से वो जिसकी मर्जी प्रॉपर्टी में बढ़ जाए। यानी ये सहूलत दे दी गई कि जिसकी मर्जी प्रॉपर्टी में जाके तुम खंबा लगा दो, जिसकी मर्जी प्रॉपर्टी में तुम तारें बिछा दो। ये इस जर्नैल को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का पूरा इख्तियार दे दिया गया। और जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी का दरवाजा नहीं खोलेगा, ताउन नहीं करेगा तार बिछाने के लिए या खंबा लगाने के लिए, उसको 5 करोड़ रुपया जुर्माना भी हो जाएगा, उसको कैद भी कर देंगे। ये बिल पास हो रहे हैं पाकिस्तान में, और पास करने वाला कौन है जरा ये भी आप देख लें। जनरल मुशर्रफ के दौर में ना, ये बिलाल गौरी साहब हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने ये इंकशाफ किया है, तो उनका क्रेडिट है तो मैं उनको दूंगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में एक जर्नैल था, जनरल मुशर्रफ का बड़ा करीबी, और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल यूसुफ, उसका बेटा है जनाब इस वक्त, जिसको शहबाज शरीफ ने बराह रास्त उठाकर लाकर वफाकी सेक्रेटरी लगा दिया है, ज़रार हाशिम खान। ये है जनाब बंदा जो इस बिल के पीछे है। यानी कार्रवाइयां आप इनकी चेक करें कि हम एक ऐसा कानून पास करेंगे कि जिसकी मर्जी प्रॉपर्टी में जाके खंबा, सबसे पहले एक खंबा ख्वाजा आसिफ के घर में क्यों ना लगा दें, और दूसरा शिजा फातिमा के घर में जाके खंबा लगा दें, और अगर ये जरा सी चूं चां करें तो इनको 5-5 करोड़ का जुर्माना करके अंदर कर दें। ये ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? इन्होंने मजाक बना दिया पाकिस्तान को, यानी मुखालिफिन को कुचलने के लिए एक और हरबा। यार ये बंदा पसंद नहीं है, लाओ एक खंबा उधर जाके। ये इस तरह की कार्रवाइयां हैं, और हर महकमे के ऊपर अपना जर्नैल बिठाया हुआ है ताकि जब जरूरत पड़े बवक्ते जरूरत काम आए। जब कहें जनाब ये कार्रवाई डाल दें वो डाल देता है, जब कहें इंटरनेट बंद कर दो वो बंद कर देता है, जब को मोबाइल बंद कर दो वो बंद कर देता है, जब को फलानी कंपनी का बाजू मरोड़ दो मरोड़ देता है। वो जो उसको कहते हैं ना वो वही करता है। तो इन्होंने जर्नैल इसीलिए रखे हुए हर जगह के ऊपर, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पूरे तरीके से पाकिस्तान पर राज करना चाहती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें तकलीफ हो रही है गिलगित बल्तिस्तान में। वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को लगता है कि ये इस्तेहकाम पार्टी की तरफ से आ गई। एक सीट भी इन्होंने नहीं जीती और 4 आज़ाद उम्मीदवार इन्होंने साथ में ला लिए, 2 इनको मखसूस मिल गई, ये 6 सीटों के साथ आकर बैठ गए गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में। ये आए कहां से, ये हैं कौन, इनका सियासी बैकग्राउंड क्या है, इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है? पीपल्स पार्टी को बड़ी आग लगी हुई है। तो मैं सिर्फ इतना बताऊं बिलावल को कि जनाब बिलावल साहब, ये है ब्रूट मेजॉरिटी। अभी आपने सिर्फ उसकी झलकी देखी है ब्रूट मेजॉरिटी की। अगर आपको कहीं फिल्म दिखा दी जाए ना, तो आसिफा को और आपको सड़क पे घसीटते हुए आपके वालिद समेत ले जाके कैद तन्हाई में डाला जाए, फिर आपकी पार्टी के जो अहम तरीन लोग हैं उनके मुंह के ऊपर काले कपड़े डाल के उनको अदालतों में पेश किया जाए और कई कई महीने उनकी पेशियां ही ना लगें, उसको कहते हैं ब्रूट मेजॉरिटी। जब एमएनएज अगवा कर लिए जाते हैं, सेनेटर्स अगवा कर लिए जाते हैं, उसे कहते हैं ब्रूट मेजॉरिटी। जब असेंबली के अंदर नामालूम अफराद घुस जाते हैं और घुसकर कब्जा करके बंदे उठाकर ले जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रूट मेजॉरिटी। अभी आपने ना ब्रूट मेजॉरिटी का सिर्फ बे जो है ना, उसका सिर्फ हल्की सी आपने झलकी देखी है, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन वक्त आएगा क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने नादरीन बजट पेश किया, बेशुमार उन्होंने पंफलेट जारी कर दिए और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई अनोखा बजट पेश किया। तो मैंने जब थोड़ा स्टडी किया तो मवाजना सिर्फ पंजाब के साथ करते हैं क्योंकि पंजाब बहुत तरक्याती नुक्ता नज़र से बहुत शानदार सूबा और बहुत आगे क्लेम किया जाता है कि जनाब यहाँ पे जो काम होता है वो कहीं नहीं होता। तो सेहत और तालीम के ऊपर बात करते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिससे कोई मुल्क आगे जाता है, जहाँ पे सेहत का निज़ाम बेहतर होता है और जहाँ पे तालीम बेहतर प्रोवाइड की जा रही होती है। तो दोनों सूबों में से सेहत के ऊपर किसकी ज़्यादा तवज्जो है और तालीम के ऊपर किसकी ज़्यादा तवज्जो है?
तो ये आप सुन लें। लेकिन क्योंकि मरियम नवाज कहती है कि शऊर से किसी का पेट नहीं भरता, हालांकि पेट तो जानवर का भी भर जाता है, और ये शऊर ही है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात का टाइटल दिलवाया था। तो चले जरा थोड़ा सा मवाजना मैं आपके सामने रखता हूं। सेहत और तालीम के हवाले से जो बजट है खैबर पख्तूनख्वा में वो है जी 803 अरब, जबकि सेहत और तालीम के हवाले से जो बजट है पंजाब में वो है 1250 अरब। आबादी का फर्क मैं आपको बता देता हूं। 13 करोड़ की आबादी है पंजाब की और 4 करोड़ की आबादी है खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा का टोटल बजट है 2170 अरब, जबकि पंजाब का 5900 अरब। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तालीम और सेहत के ऊपर 37% पैसा खर्च किया है अपने बजट का, 37% तालीम और सेहत पे, जबकि पंजाब ने 21%, लगभग 21% पंजाब ने खर्च किया है तालीम और सेहत के ऊपर। देखिए कितना बड़ा फर्क है, आध आध का फर्क है कि इन्होंने जो पैसा खर्च किया। सेहत के ऊपर जो फीकस यानी हर आदमी को सेहत के ऊपर पंजाब क्या दे रहा है और हर आदमी को सेहत के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा क्या दे रहा है ये भी सुन लें, क्योंकि आबादी के ऊपर ही आप डिवाइड करेंगे ना। सेहत के नुक्ता नज़र से एक आम पंजाब के रहने वाले शहरी को 3846 रुपए का वो हकदार है, यानी 3846 का बजट है एक आदमी के लिए पंजाब में, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में यही 8375 यानी दुगने से भी ज्यादा उन्होंने सेहत में आम आदमी को रिलीफ दिया है। अब आ जाएं तालीम पे। तालीम पे पंजाब ने फीकस 5769 रुपए रखे हैं एक आदमी के ऊपर, 5769 रुपए, जबकि यहां दुगने से ज्यादा पैसा रखा है खैबर पख्तूनख्वा ने 11700 रुपए फीकस। तो खैबर पख्तूनख्वा ने तालीम और सेहत के हवाले से एक अच्छा बजट पेश किया है और बाकी सूबों को इसकी तकलीद करनी चाहिए। जितना पैसा आप तालीम के ऊपर खर्च करेंगे, जितना पैसा आप सेहत के ऊपर खर्च करेंगे, पाकिस्तान उतना ही आगे बढ़ेगा। जितना आप तालीम और सेहत में पीछे जाएंगे, मुल्क खुदा न खास्ता उतना ही पीछे जाएगा। दुनिया में जो कौमें आगे गई हैं ना, वो शऊर के साथ गई, उनकी सिविक सेंस बहुत अच्छी है। जितनी गाड़ियां मैंने यहाँ पे एक शहर में चलती हुई देखी हैं, इतनी शायद पूरे पाकिस्तान में होंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोगों को बाकायदा हर चीज़ समझाई जाती है, तालीम है, शऊर है, तो चीज़ें बहुत शानदार तरीके से मैनेज होती है। ये पाकिस्तान में भी हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए नीयत चाहिए। ये बदनीयत बैठे हुए हैं, ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ले आते हैं और MNAs और MPs के फंड्स जारी कर देते हैं और उसमें से अपने कमीशन बना के अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या रहने के लिए या अपनी फैमिलियों के लिए। अभी यहाँ पे एक खातून मिनिस्टर है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने लंदन के अंदर एक और अपार्टमेंट ले लिया है, बहुत महंगा अपार्टमेंट है। तो देखें ना, इनकी प्रायोरिटी ये है कि इन्होंने भाग जाना है पाकिस्तान से सबने, और हमारा पाकिस्तान वैसे ही रह जाएगा जैसा इतने सालों से है। ये बड़े बड़े जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इनकी नौकरियां ख़त्म होती हैं, ये भाग जाते हैं पाकिस्तान से, अपने बच्चों को भगा देते हैं, फैमिली को भगा देते हैं, ब्यूरोक्रेट भी भाग जाते हैं, सियासतदान भी भाग जाते हैं, सब ने अपनी सेटिंग बाहर रखी हुई है। और हम पाकिस्तानी जो हैं वो या तो पाकिस्तान के अंदर मरने के लिए तो या फिर दर बदर। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।